चैप्टर 5 पार्ट 1 का चैप्टर 5 साझेदार का प्रवेश। इसके बारे में हम समझेंगे कि साझेदार का प्रवेश जो होता है उसमें हमें क्या क्या करना ज़रूरी है। तो पुरानी साझेदारी पीढ़ी में नए साझेदार का प्रवेश। जब नए साझेदार का प्रवेश होता है, नया साझेदार प्रवेश के समय पूंजी और ख्याति की रकम पीढ़ी में लाते हैं। उनको दो चीज़ लाना होता है, एक पूंजी का और एक ख्याति का। तो पूंजी नए साझेदार की होती है, परंतु जो ख्याति होती है वो नए साझेदार को नहीं मिलती है। वो पुराने साझेदार को उनके त्याग के प्रमाण में बांट लिया जाता है, बराबर। उसे पुराने साझेदार बांट लेते हैं। और त्याग का प्रमाण कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र है त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने उदाहरण दिया है। मानो कि पुराना भाग है, पुराने साझेदार है ए और बी, उनका पुराना भाग है 3:2 और नया भाग दिया है सवाल के अंदर 3:2:1। ये जो एक है वो सी का है। ठीक है, तो पुराने भाग में 3 2 है, 3 2 को जब जोड़ोगे तो उसके बटे में लिख दोगे 5 और 5। अब नए अनुपात में देखोगे तो 3 2 1 है, ये तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। 3/6, 2/6 और 1/6। इसमें पुराने साझेदार को त्याग होगा और नए साझेदार को तो त्याग नहीं होगा, बराबर। नया तो जो आया है वो लाभ कमाने आया है। तो अपने ए और बी का त्याग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो ए का पुराना भाग है 3/5 और नया भाग है 3/6। तो यहाँ पुराना भाग पहले रखते हैं 3/5 माइनस 3/6। अब इसका क्या करने का, पहले इन दोनों का गुना कर देने का। 5 छंग कितना हो जाएगा 30। फिर ऊपर से इन दोनों का गुना करने का, 3 6 कितना होगा 18। फिर इन दो का गुणा करने का, 3 बचे 15। 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। 3/30, ये ए का त्याग हो गया। अब हम बी का निकालेंगे। 2/5 माइनस 2/6, 2/5 माइनस 2/6 उसी तरह निकालेंगे। इन दो का गुना करेंगे, 5 6 कितना हुआ 30, 5 6 30 और ऐसे गुना करेंगे 2 6 12। फिर ऐसे तिरछा गुना करेंगे, 2 बचे 10। 12 में 10 गए तो कितना बचा 2, 2/30। यानी ऊपर यहाँ 3 आया, यहाँ पे कितना आया 2। तो त्याग का अनुपात क्या बन गया 3:2। ये बन गया त्याग का अनुपात। इस अनुपात में जो नया साझेदार नई ख्याति लाएगा उसको पुराने साझेदार बांट लेंगे। नए साझेदार बांट नहीं सकते, बराबर, पुराने साझेदार ही बांटेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। अब यहाँ कुछ फंड है, कुछ अनामत के पैसे, कुछ फंड के पैसे। ये अनामत याद कर लेना। ये अनामत जो पुराना अनुपात पड़ा होता है, इस पुराने अनामत को पुराने साझेदार पुराने भाग में बांट लेते हैं। तो कौन कौन सा अनामत है उसको देख लो। पहला है सामान्य अनामत, दूसरा है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, तीसरा है विनियोग वृद्धि कमी फंड, चौथा है पूंजी अनामत, उसके बाद है विज्ञापन अभियान खर्च, संशोधन विकास खर्च, लाभ हानि खाता। इसमें से जो ऊपर के 4 है वो क्या होते हैं, जमा होते हैं। ये पूंजी खाते के जमा में साझेदार बांटेंगे और नीचे जो 3 है ये उधार होते हैं, इसको पूंजी खाते के उधार में बांटेंगे, बराबर। ऊपर के सभी अनामत में से बचा हुआ फंड पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेते हैं, बराबर। और जब हम खाता बनाते हैं तो उसमें 4 खाते तैयार किए जाते हैं। पहला खाता होता है पुनः मूल्यांकन खाता, दूसरा होता है साझेदारों का पूंजी या तो चालू खाता, तीसरा होता है रोकड़ बैंक खाता और चौथा होता है पक्की तलपट। ये 4 खाते तैयार किए जाते हैं, जिसमें से एक खाता मैं तुमको पहले समझा रहा हूँ, पुनः मूल्यांकन खाता, बराबर। इसमें इस बाजू का जो पक्ष है वो उधार पक्ष है और जो दाईं ओर का पक्ष है वो जमा पक्ष है। उधार पक्ष में हमेशा नुकसान लिखा जाता है। अकाउंट का नियम है, उधार में क्या आएगा नुकसान और जमा में क्या आएगा फ़ायदा। तो ये नुकसान फ़ायदा क्या है, जब जब संपत्ति की कीमत में वृद्धि होती है, समझ लो ज़मीन है 1 लाख, अगर वो बढ़ के 1.5 लाख हो गया तो अपने को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। कभी कभी उसमें कमी भी आती है तो वो क्या होता है, नुकसान, बराबर ना। तो जब संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तो उसको जमा में लिखेंगे, संपत्ति में वृद्धि, बराबर, का आएगा जमा में। लेकिन संपत्ति की कीमत, मान लो मकान है 50,000 का मकान है,
अब उसकी कीमत कम हो गई 40,000, तो क्या हो गई कमी, 10,000 का नुकसान हो गया। तो ये नुकसान कहाँ आएगा, उधार में। संपत्ति में कमी अगर होगी तो कहाँ आएगा, उधार में, बराबर। इसी तरह से ये दायित्व है, दायित्व अगर बढ़ जाता है तो हमारा नुकसान होगा, दायित्व में वृद्धि होगी तो क्या होगा, नुकसान। तो वो लाभ पुनः मिलाकर के उधार में आएगा। दायित्व में वृद्धि वो हमारा नुकसान है, वो उधार में आएगा। लेकिन कभी कभी दायित्व में कमी भी हो सकती है, लेनदार में कमी। तो ये अगर दायित्व में कमी आती है तो हमारा फ़ायदा होगा, वो कहाँ आएगा, जमा में। क्योंकि जिम्मेदारी अगर कम हो जाए तो फ़ायदा होता है, जिम्मेदारी अगर बढ़ जाए तो नुकसान होता है। अब इसी तरह कुछ दो चीज़ और है, डूबत ऋण। डूबत ऋण का मतलब पैसा डूब रहा है। अगर डूबत ऋण में कमी आती है मतलब फ़ायदा होता है, कम पैसा डूबेगा तो फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा कहाँ आएगा, जमा में। डूबत ऋण में अगर कमी होती है तो कहाँ आएगा, जमा में। लेकिन डूबत ऋण अगर बढ़ जाता है तो कहाँ आएगा, उधार में। डूबत ऋण में वृद्धि, बराबर। तो इस तरह से जो फ़ायदा है जमा में आएगा, जो नुकसान है कहाँ आएगा, उधार में। बाद में इस खाते को बंद करेंगे। अगर जमा का पक्ष ज़्यादा हो रहा है टोटल, तो उसको दोनों बाजू लिख कर उधार का घटाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लाभ। ये जो लाभ आएगा पुराने साझेदार ए और बी उसको बांट लेंगे, बराबर, पुराने लाभ आने के अनुपात में। तो ये सब कुछ जो भी है ये क्या है, पूरा बेसिक है। इसको समझ के अपने सवाल करेंगे, अगले वीडियो में सवाल देखेंगे, बराबर।